कहाँ तक पढ़ लिए हैं? भाग 2 3 पढ़ लिया है, भाग 4 पढ़ना, यही ना? भाग 4 पढ़ना है। भारतीय संविधान के भाग के क्रम में आज हम लोग भाग 4 के बारे में पढ़ते हैं। 4 में जो विषय है उसका नाम क्या है? क्या है? नीति निर्देशक या तत्व, ठीक है, यही ना है, नीति निर्देशक तत्व। चलिए, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। संविधान के भाग 1 में क्या विषय था? संघ एवं राज्य। कितने राज्य है वर्तमान में? केंद्र शासित प्रदेश। और किस अनुच्छेद में नए राज्य के निर्माण का गठन का उल्लेख है? 2। किस अनुच्छेद में राज्य के नाम और राजधानी के नाम बदलने का अधिक? 3। चलिए, भाग 2 में विषय क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कहां से कहां तक? कौन सा अधिनियम के तहत नागरिकता बनता है? अधिनियम कौन सा बना था? किस नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955। ठीक है। भाग 3 में क्या है? अनुच्छेद कहां से कहां याद है? शुरू में 7, अभी है। चलिए, तो भाग 3 के बाद क्या पढ़ेंगे? 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। जब संविधान बन रहा था तब संविधान में एक सलाहकार थे, उनका नाम क्या था? बी.एन. राव। बताया ना, वे सलाहकार बी.एन. राव जो संविधान के बनाने में अपना पूरा योगदान दिए थे, वही संविधान जब बन रहा था वही उनका विचार था कि एक मौलिक अधिकार जो लोगों को मिला है, उसी तरह से दूसरे मौलिक अधिकार के रूप में एक नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के मतलब योगदान में, राज्य के उन्नति के लिए बनाया जाए, उन्हीं का विचार था कि दूसरा मौलिक अधिकार हो। एक तो था आपका कौन सा? मौलिक अधिकार, और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, ये दूसरा मौलिक अधिकार। ये बी.एन. राव का मानना था। बी.एन. राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक ना। इसके बाद ये नीति निर्देशक तत्व को अपने देश में संविधान में जोड़ा गया। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से लिया गया ना, ये नहीं बताया है? आयरलैंड के। और आयरलैंड की राजधानी रोज पूछता हूँ, डबलिन, ठीक ना। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है यह राज्य के कल्याणकारी हेतु, राज्य का उन्नति के लिए, राज्य का कल्याणकारी, ठीक ना, राज्य के कल्याणकारी के लिए यह बनाया गया है। ठीक है, यानी राज्य को कैसे अच्छा किया जाएगा, प्रत्येक स्टेट को कैसे बढ़िया किया जाएगा, क्या उनकी उन्नति होगी, सारी व्यवस्थाएं कैसे होगा, वहां के लोगों की स्वीकृति क्या है, कैसे मजबूती किया जाएगा, इसी के संबंध में राज्य के कल्याणकारी या राज्य हेतु उन्नति, राज्य के उन्नति हेतु नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। इनमें 3 शब्द की बड़ी भूमिका होती है। एक होता है गांधीवादी। इस नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व में गांधीवादी विचार को लिया गया है। उदारवादी और समाजवादी, ठीक है, इन विचारों का इसमें क्या है, मेल है। और वादी मीन्स होता है विचार, वादी मीन्स विचार होता है। तो गांधीवादी का मतलब गांधी के विचार को भी रखा गया है। उदारवादी मतलब विनम्रता पूर्वक उनके, और समाजवादी का मतलब समाज के प्रति सचेतता किस तरह से होगा, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की बातें इसमें रखी गई है। तो संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, और इसका जो आर्टिकल पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा, तो ये 36 से 51 मीन्स 36 से, समझ में आ रहा है। और ये नीति निर्देशक तत्वों के वकालत किए थे व्यक्ति, सिफारिश किए थे, उनका नाम था, और ये संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। और यह किस देश से लिया गया है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को अच्छा करना, कल्याणकारी करना, स्वच्छता करना, ठीक ना। गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी, ये 3 आपकी विचारों का इसमें संग्रह किया गया है। बाद में इसे कहा गया कि कुछ विवाद भी हुआ, जैसे
केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम जो एक केस हुआ था 1973 में ना, और एक कौन था, एक था आपका मिनरवा मिल, ये 1976 ना, और एक कौन और था, ठीक ना, ये केशवानंद भारती बनाम 1973। अच्छा, इसको लास्ट में समझाएंगे, पहले इसको समझिए। नीति निर्देशक तत्वों को कहा गया कि ये लोगों का मौलिक अधिकार का स्वरूप है, यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसका अगर कोई पालन नहीं करता है तो यह अदालत में विचाराधीन नहीं होगा, यह अदालती न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि न्यायालय में इसके विरोध में आप नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के विरोध में आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार के हनन में कि किस अनुच्छेद के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, 32 के तहत, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत, समझ में आ रहा है। तो ये जो चीज है नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में क्या है, यह आपका उल्लेखनीय नहीं है, इसका कोई न्यायालय से संगठन नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत। ये बेसिक सारी चीज समझिए। अब इन नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के तत्परता हेतु हम इन 36 यानी 36 से 51 तक जो आर्टिकल्स है, इन आर्टिकल्स में किन किन कार्यों को या क्या क्या उसमें अधिकार हेतु प्रदान किया गया उनको जानेंगे। ये बेसिक चीजें तो सबको समझ में आ गया, मीन्स इन अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा तो लिखना नहीं पड़ेगा। ये अनुच्छेद 36 और 37 लगभग दोनों में एक ही जैसा बात है। 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, लाइट कट गया, बड़ा लाइट कट रहा है आजकल जी, मौसम के चलते राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है, परिभाषित किया गया है। और 37 में वही बात, 37 में भी कहा गया है कि राज्य जो है वह कैसे उत्थान करेगा, कैसे राज्य के लोगों को कल्याण होगा, यानी उन्हीं बातों के राज्य के वकालत किया है। तो 36 और 37 जब भी अनुच्छेद पूछेगा सिमिलरली एक जैसा है कि दोनों में राज्य का क्या किया है, कल्याण किया है। कल्याण मतलब कल्याण मीन्स होता है उसको परिभाषित किया है, बताया है, उत्थान किया है, कोई दिक्कत। अनुच्छेद 38 में क्या हो जाएगा बताइए। अनुच्छेद 38 में कहा गया है न्याय संगत राज्य का विकास हो, ठीक है ना, ये राज्य के विकास के संबंध में। अनुच्छेद 39 की बात करें तो 39 में क्या कहा गया है, समान न्याय के साथ समान कार्यों के वेतन भुगतान हो, भुगतान समझ में आ रहा ना, यानी समान न्याय के साथ समान वेतन का भुगतान किया जाए। बाद में एक 39 के क आर्टिकल जोड़ा गया, इसमें क्या है 39 के क में इस बात को और स्पष्ट कर दिया है कि अगर महिला और पुरुष एक कार्य को, सामान्य कार्य को महिला और पुरुष कर रहे हैं, महिला और पुरुष, तो ऐसा नहीं करेंगे कि पुरुष को ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, महिला को कम दिया जाएगा। महिला और पुरुष के समान कार्य हेतु समान वेतन जो होगा समान दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये वेतन जो है समान दिया जाएगा, ठीक है। इस वेतन का उल्लेखनीय जो 39 के क में किया गया है, महिला और पुरुषों के लिए समान वेतन दिया जाएगा समान कार्य के लिए। लिखना नहीं है जब भी लिखो मत, हम बताएंगे। इसके बाद क्या है अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। हालांकि ग्राम पंचायत के गठन की सिर्फ बातें कही गई है, बाकी हम अनुसूचियों में पढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के गठन के उल्लिखित नियमों के बारे में अलग से ग्राम पंचायत पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधियों के लिए से लेकर उनके निर्वाचन पद्धति के साथ साथ उनके कार्यों के संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी सिर्फ हमें इन चीज़ों को जानना है किन किन बिंदुओं को उल्लिखित किया गया है। आर्टिकल 40 में क्या हुआ है,
ग्राम पंचायत के गठन का, यानी पंचायत का गठन का उल्लेख किया गया, ठीक है ना, पंचायत का। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 41 में क्या है, 41 में कामगार, यानी जो होगा कामगार, कामगार का मतलब हुआ कि काम पाने का अधिकार हो। कोई भी व्यक्ति सरकार से कामगार है, यानी काम करने वाला है, तो अनुच्छेद 41 के तहत वह सरकार से काम की मतलब कि मांग करेगा या काम का अवसर सरकार से खोजेगा, तो उसे कामगार के श्रेणी में रखा गया है। कोई व्यक्ति जो है काम करना चाहता है तो सरकार से कहेगा कि हमें कुछ काम दीजिए, जैसे मनरेगा में काम मिलता है मजदूरों को, नरेगा और मनरेगा, ठीक है ना, दोनों एक ही है, मनरेगा से नरेगा। तो इसमें आपको जो है कामगार पाने की, काम को प्राप्ति सरकार के द्वारा हमें काम दीजिए, यह अवसर प्रदान होता है अनुच्छेद 41। 42 में क्या है, 42 में ये है कि कोई व्यक्ति जो है काम धंधा कर रहा है तो उनके मानवीय ढंग से व्यवस्था किया जाए। जैसे मान लीजिए कि मजदूर नरेगा वाला जो है तो बेचारे वो मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको संसाधने दिया जाए, कुदाल हो या उसको क्या बोलते हैं खांची या जो भी है, मतलब सारी व्यवस्थाएं हैं, जहां वह रहे उनको खान पान की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था, यानी एक तरह से कहे तो मानवीय व्यवस्थाएं। मानवीय व्यवस्था का मतलब मानवीय ढंग से व्यवस्था होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा जगह काम कर दे दिया है तो वह किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना खाने का, ना पीने का, ना ठहरने का, या यहाँ काम कर रहे इतनी गंदगी है, या तमाम प्रकार की मतलब अवरुद्ध काम करने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं हैं। तो वैसी नहीं, मानवीय ढंग के मतलब कि मानव का, लोगों का क्या हो, उस प्रकार से उचित व्यवस्था हो, यह आर्टिकल 42 में उल्लेखित है। 43 में क्या है जी, 43 में है कि आप सरकार से थोड़ा हेल्प मांग सकते हैं, ये आपके अधिकार है। सहयोग कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे लघु उद्योग या कुटीर उद्योग खोलना चाहते हैं, किसी ने साबुन की छोटी सी फैक्ट्री बना दी या माचिस की तिरी बनाने के लिए छोटी सी लघु उद्योग अपना कर दिया है, तो सरकार से कुछ सहयोग राशि ले सकता है, बाद में सरकार को आपको देगा। या इस प्रकार के उद्योग धंधा चलाना चाहता है तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उनकी व्यवस्थाएं दी जाए। छोटे छोटे लघु उद्योग के लिए आप देखते रहते हैं, सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती रहती है, बताती रहती है। कोई मोमबत्ती बनाकर अपना जीविकोपार्जन करता है, तो कोई माचिस की तिलिया बनाता रहता है, या छोटे छोटे जिस प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं। तो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के माध्यम से लोग अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाने के लिए यह एक क्या कर सकता है, अपने व्यापार या धंधा या कामगार रूप से बढ़ा सकता है। तो इसको बोलेंगे कुटीर उद्योग या लघु उद्योग। लघु मतलब, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इधर लिख देता हूं, देखो इसके बाद यहां समझिए कि अनुच्छेद 43 तक हो गया ना। 44 में देखो, इसमें 44 है, चार समान है, तो याद करने का तरीका भाई, समान सिविल संहिता। चार समान का मतलब समान सिविल संहिता। ये समान सिविल संहिता क्या होता है कि देखिए, राज्यों में समान, जैसे इसमें हो गया कि कोई भी धर्म के लोगों को कुछ नियम कानून जो मिला है उनको भी समान मिलना चाहिए, सभी लोगों को समानता मिलना चाहिए। तो समान सिविल संहिता, समान का मतलब जहां दोनों समान आ जाएगा, दोनों अंक, यानी याद करने का तरीका हो जाएगा कि चार दोनों समान है ना, तो समान सिविल संहिता का उल्लेख किसमें है, सिविल संहिता, समझ लीजिए। सिविल का मतलब क्या होता है, आम जनता, ठीक ना, नागरिक, ठीक ना, सिविल से सिविक्स बनता है, सिटीजन बनता है, सिटीजन मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ, तो वही सिविल। 44 में समान नागरिकता, समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अब 45 की मैं बात करूं, 45 में तो इसमें है, जैसे आप 21 के कॉम में पढ़े हुए हैं, मौलिक अधिकार में 21 के कॉम में, जिसको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, उसमें आप पढ़े हैं कि आपको 14 से कम और 6 से ज़्यादा वर्ष के बच्चों को प्रत्येक राज्य सरकार को यह जिम्मेवारी होता है कि उसे पढ़ाए, काम धंधा नहीं करा, उसे पढ़ाए, ठीक ना, पढ़ाने का, काम की बात नहीं है, काम की बात कहेगा तो 24 हो जाएगा, बाल श्रम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से पढ़ाने की बात होगा। उसी तरह से अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 नहीं होगा, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, वहां क्या है 6 से 14, लेकिन यहाँ 6 वर्ष से कम, यानी आंगनबाड़ी में जाएगा हो,
कहाँ पड़ेगा, छोटका रहेगा तो आंगन बढ़ जाएगा। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार की, प्रत्येक राज्य सरकार की जवाबदेही, जिम्मेवारी कि उसे उचित व्यवस्था के साथ साथ उसके शिक्षण व्यवस्था, हाँ निःशुल्क करावे करेगा। उस निःशुल्क के साथ साथ बहुत कुछ मिलबो करता है। खिलाना भी सरकार को है, मौसम के अनुसार। मौसम बदल गया, अंडा चलेगा, गर्मी हो रहा है तो राजमा चलेगा, फिर खिचड़ी मिलता रहता है। आंगनबाड़ी में जितना व्यवस्था है न, दाल मिलता रहता है। चोरी तो होबे करता है, इसमें मतलब छिपाना का है। सारी व्यवस्थाएं सरकार जानती है कि कहाँ कैसे हो जाता है। बहुत कुछ इनकम होता रहता है सब लोगों को, तो बहुत व्यवस्था है। इसलिए 6 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार की जवाबदेही है। केंद्र सरकार के सहयोग से ही करो, लेकिन करो। चलो 46 में क्या है, 46 में क्या है, SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सुविधाएं दी जाए, रिजर्वेशन की बात हो, उनकी जो मतलब कि आवश्यकताएं हैं उसको सरकार देखे और राज्य के प्रति, राज्य में सरकार जो है उनको मतलब जो मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे। यानी कुल मिला जुलाकर कहेंगे तो SC ST का आरक्षण समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 47 की मैं बात करूं, ठीक है, 39 के एक आर्टिकल्स को जोड़ा गया है जिसमें यह कंपेयर महिला और पुरुषों में किया गया है कि एक ही काम को महिला जो है ना, होता है कि लोग करते हैं ना, जैसे बिया कबारते हैं, बिया समझते हैं, तो बिया कबारते हैं तो 400 रुपया व 300 रुपया मिलता है बिया कबारने वाला को। अब बेचारी भर दिन रोकती है तो 150 में 120 रुपया में, है ना जी, तो ये हनन हो रहा है ना। उतना ही वो भी काम कर रहा है तो लोग बोलते हैं भाई ये सब मैंने उतना मजबूती से नहीं करती है। तो ये आपको संविधान ने माना किया कि दोनों एक ही काम को कर रही है, वो बिया कबार ये रोक रही है ना जी, तो दोनों एक ही काम को कर रही है तो उसको पैसा समान मिलना चाहिए, लेकिन समान मिलता नहीं। यहाँ तक समझ में लगभग आ गया होगा। 47 में क्या है, 47 में मद्य निषेध, मद्य निषेध, निषेध का मतलब मना किया गया है और मद का मतलब शराब, ठीक ना। तो मद यानी 47 में कहा गया है कि सरकार, राज्य सरकारें चाहे तो अपने राज्यों में जनता हेतु राज्य के कल्याण, शराबबंदी हुआ राज्य के कल्याण के लिए कि खराब के लिए, कल्याण के लिए ना। नीतीश कुमार बंद किया है तो कल्याण के लिए ना बंद किए हैं। ये दूसरी बात है कि थोड़ा बहुत मिल जाता है ना, लेकिन कहो तो कुछ तो कंट्रोल है, कुछ का बहुत कंट्रोल है, कंट्रोल है कि नहीं है। नहीं तो आप किसी दिन ऐसा नहीं होता कि 2-5 गो लड़ाई नहीं किया होगा, 2-5 गो लड़ाई, नली में गिरना फलाना होता था ना। लेकिन आज तो है पी रहा है लेकिन लड़ाई रोड पर दिखने को नहीं मिलेगा, किसी को मारने को नहीं मिलेगा। भला पी कर रजाई में बंद हो गया है ना जी, कहीं दिखाई दे रहा है कोई भी चुपे चुपे पी रहा है। तो बहुत अच्छा कहा जाएगा, ये पहल अच्छा है और यह हमेशा बरकरार रहना चाहिए। राजनीति में दूसरी बात है कि लोग इधर से उधर कहे कि नहीं मिल रहा है, और कहाँ नहीं मिल रहा है। चोरी कब बंद हुआ है? चोरी तो सतयुग में भी होता था, नहीं होता था? तब चोरी से क्या मतलब है? हाँ चोरी हो लेकिन सीनाजोरी ना हो, चोरी के साथ सीनाजोरी जो होता है वही गलत हो जाता है। तो मद्य निषेध, शराब बंद क्या उल्लेख अनुच्छेद 47 में है। इसके तहत राज्य सरकार को पावर है कि वह इसी के तहत वह अपने यहाँ शराबबंदी करेगा। जैसे बिहार सरकार से लेकर बहुत सारे राज्य किया है, तो जो भी हो तो मद्य निषेध के बारे में है। अब जब शराब बंद हो जाएगा तो फिर बोलेगा कि देख भाई शराब बंद हो गया, अब क्या करेगा जी? तो बोलेगा काम धंधा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो 2-3 गो भैंस रखेंगे, गाय रखेंगे, चराएंगे। और उसे क्या करेंगे? अब दारू नहीं पिएंगे, गाय का दूध पिएंगे या बेचेंगे। तो शराबबंदी का उल्लेख 47 में है। 48 में क्या है? 48 में है कृषि, पशुपालन और दुधारू गायों का रक्षा, ठीक है ना। दुधारू गायों को हत्या से भी रोका गया है। सरकार को है कि दुधारू गायों को और मतलब कि प्रोमोट करे, कैसे इनकी संख्याएं बढ़ेगी, कैसे मतलब कि दुधारू गायों के और भी मतलब ज़्यादा हमारे नस्लें होगी, ज़्यादा इससे हमें विकसित होगा, इस क्षेत्र में ज़्यादा होगा। सरकार चाहती रहती है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक ना। तो कृषि, पशुपालन, दुधारू इत्यादि किस अनुच्छेद के तहत है? जब दारू नहीं होगा तो क्या करेगा? खेती गृहस्थी करेगा, एक गाय भैंस रखेगा और दूध बेचेगा। तो बढ़िया ना किया है जी। बहुत सारे लोग भट्टी बंद करके बिहार में देख ही रहे हो दूध बेच रहा है। बहुत सारे भट्टी के तोड़कर वहां पर आपका क्या बोलते हैं डेयरी फार्म खुल गया है ना जी। गांव में जहां भट्टी मिलता था वहां डेयरी फार्म मिल ही रहा है, दूध बेच रहा है। कोई ऐसा है गांव जहां दूध नहीं बेचता है? हर जगह बेचा रहा है। लोग भला हो पी रहे हैं लेकिन दूध बेच देते हैं, ठीक है। तो 47 में इसका उल्लेखित किया गया है। और इसमें आप समझिए
एक और आर्टिकल जोड़ा गया 41। इसमें क्या है, क्या है इसमें आपको पर्यावरण के संबंध में, ये ना जी, पर्यावरण, तो पर्यावरण जो है किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है, पर्यावरण को संरक्षा करना, सुरक्षा करना, ये प्रत्येक राज्य सरकार को जिम्मेवारी दी गई है। तभी तो ये फॉरेस्ट वाला आपका फॉर्म इत्यादि निकलता रहता है। तो 48 के क में क्या है, पर्यावरण के संबंध में सुरक्षित प्रदान किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 49 49 में क्या है कि भारत में जितने स्मारक जो पहले से हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है, जैसे ताजमहल, आज के युग में कोनो ताजमहल बनवाएगा? ये ताजमहल शाहजहां ने एकदम बात बात में बोला कि अब तुमसे सुंदर कोई नहीं है, दुनिया का ऐसा भवन बनाओ कि लगे कि हाँ यह है। ताजमहल प्यार का प्रतीक किसके यादगार में बनाया था? किसके यादगार में? अपनी पत्नी मुमताज महल के यादगार में शाहजहां ने ताजमहल बनाया, जो आगरा में, सबको पता है। तो जितने विरासत स्थलें हैं, चाहे हम लाल किला की बात करें, चाहे पुराना किला की बात करें, शेरशाह सूरी के मकबरा हो, या तमाम नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तमाम आपके, हाँ, जितने विरासत स्मारकें हैं उन सबको सुरक्षा देना है। जंतर मंतर से लेकर सब कुछ को सुरक्षा कौन करेगा? सरकार करेगा। तो 49 में कहा गया है कि विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों को, अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि उसे रक्षा कीजिए, सरकार को जिम्मेवारी दिया गया है कि उसके सुरक्षा प्रदान कीजिए, उसको रक्षा कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वह विनाश हो जाएगा। तो फिर हमारा इतिहास पता नहीं चलेगा, फिर हमारे आने वाले फ्यूचर को लोगों को कैसे बताएंगे कि इधर ताजमहल था, ये मिट्टियाँ दिखाएंगे कि यहाँ ताजमहल भी पहले था। ऐसे बना रहेगा, सुरक्षा रहेगा, तो देखेंगे इका है जी, तो बोलेंगे ताजमहल है, तो बोलेगा ताजमहल क्या होता है, तब ना उसको समझाएंगे कि शाहजहां पहली बार 1612 में मुमताज महल को बाजार में देखा था तो प्यार हो गया था, फिर शादी कर लिया, फिर ताजमहल बनाया, तब ना कहानी लंबा समझाएंगे हो, तो जब रहेगा तब ना। तो 49 में है स्मारकों का संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकारों को होता है। अब 50-50 50 में क्या है, 50 में है 50 में आपका है कि 50-50 मतलब अलगाव, किसके अलगाव हो जाएगा? कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या हो, पृथक। पृथक का मतलब अलगाव। 50-50 समझ में आ रहा है? 50 का मतलब समझ जाना, समझने का तरीका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का दोनों का अलग रूप, ठीक है। अनुच्छेद कहां तक पढ़ना है, तो पढ़ लो। 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शांति का उल्लेख किया गया है कि अगर विश्व के लेवल पर कोई युद्ध हो या शांति कायम करना हो तो उसमें अपनी देश की भागीदारी किस रूप में हो, यानी कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, यही ना है, बोलिए, शांति सुरक्षा। चलिए, और कोई है अनुच्छेद, बताइए। 51 का क में आप आगे पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, तो वो आपको आगे का मतलब 51 के क में। तो हम नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में ये सारे आर्टिकल्स को पढ़े हैं, जिसका उल्लेख 36 से 51 तक है। लगभग समझ में आया होगा। यही संविधान में आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध किया गया, लिखवा देते हैं, वही बात है। केशवानंद भारती का कहना था कि ये जो आपका नीति निर्देशक जो तत्व है यह मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक ना, इसको मौलिक अधिकार से कोई संबंध नहीं है। मिनर्वा मिल्स ने इसे नीति निर्देशक सिद्धांत के तौर पर यह वकालत किया है, बस 2 लाइन।